नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं और प्रतिदिन इस विषय पर चर्चा करते हैं, जो अभी आगामी परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है, जिसका अभी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद है जो चुनाव से पहले एक टीआरई होगी, जो शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम है बीपीएससी जो ऑर्गेनाइज करवाती है, उसके रिगार्डिंग हम तैयारी करते हैं। तो उसी को संज्ञान में रखते हुए हम एनसीईआरटी समरी सीरीज अपने चैनल पर चलाते हैं, जिसमें हम अध्यायवार समरी को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। तो चलिए आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था और उसके समरी तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा था। आज के वीडियो में हम अध्याय 6 जिसका नाम है उतक यानी टिश्यू को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सीधे पहुँचते हैं अध्याय 6 पर। तो देखिए मित्रों, ये है हमारे सामने अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो चलिए इसके समरी को देखते हैं और समझते हैं समरी के इसके पाठ के समरी में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के अंत में व्हाट यू हैव लर्नड, इट मीन्स आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो उसका समरी है, सारांश के रूप में क्या सीखा, वो यहाँ पर समरी के तौर पर देता है वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं लाइन बाई लाइन। फर्स्ट लाइन में मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक एंड अस्थायी ऊतक। पौधे के ऊतक पादप ऊतक जो होते हैं जिन्हें कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक एक अस्थायी ऊतक। और विभज्योतक के बारे में देखिए, विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा सरल ऊतकों के तीन प्रकार हैं। सरल ऊतक के तीन प्रकार हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, जो मेन होता है अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल और जटिल। और सरल ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं और जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। वही तीन प्रकार यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा, वही यहाँ पर भरा जाएगा। कॉलेनकाइमा भरा हुआ है तो पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर भरा जाएगा। सरल ऊतक के ये प्रकार होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं। जटिल ऊतक जो यहाँ पर दिया गया है, जटिल ऊतक इसके जो प्रकार होते हैं दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्लोएम पढ़ना है। ये हमारा अभ्यास है, तो अभ्यास में प्रश्न दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एपिथीलियमी, पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक कौन से ऊतक होते हैं, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये सब जंतु ऊतक में आते हैं। उसके बाद लिखा है मित्रों यहाँ पर आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक जो होता है, जो जंतु ऊतक का प्रकार होता है, उसे हम किस भाग में बांटते हैं, उसको सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में उसको वर्गीकृत करते हैं। उसका लिखो यहाँ पर लिखा है मित्रों, जो हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं, एरियोलर ऊतक, एडिपोज, वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर। अब उसके बाद मित्रों यहाँ पर लिखा है, पेशीय ऊतक के तीन प्रकार होते हैं। पहला रेखित, आरेखित और कार्डिक, हृदय पेशी यानी स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू। उसका अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। इट मीन्स नर्वस टिश्यूज इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंड्यूस इम्पल्सेस। तो मित्रों, हमने आज इस पाठ के समरी को पढ़ लिया और चलिए इस पाठ के अंदर अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो देखिए मित्रों, किसी भी पाठ के शुरू में पहले उसकी कुछ भूमिका दी रही होती है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हमने लिखा यहाँ पर बोल रहा है, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। सही बात है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया सब एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन की क्रिया भी एक ही कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। उसके बाद यहाँ मित्रों कह रहा है कि मनुष्य में पेशीय
कोशिका फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधे में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाओं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसके बाद यहाँ पर मित्रों कह रहा है, अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव वे एक समूह में ही होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक इसके उदाहरण हैं। तो देखिए, ये था ऊतक के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ। 3 लाइन और यहाँ पर देखिए मित्र लिखे हुए हैं, जो वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6.1 में, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? क्या पौधे और जंतुओं का जो टिश्यू होता है वो सेम होता है? तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिख रहा है। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतुओं संरचनाएं समान होती हैं? पौधे और जंतुओं की क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? चलिए यहाँ उसका आंसर दिया है, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर क्या कह रहा है? जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि और विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक ये जो होते हैं इसके उदाहरण होते हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो ये देखा मित्रों आपने जो ऊतक के बारे में यहाँ पर पढ़ा गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया पादप ऊतक। पादप ऊतक में पहला दिया है विभज्योतक। तो चलिए विभज्योतक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस विभाग में स्थित हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर चित्र में भी आपको दिखाया गया है। चित्र 6.2 विभज्योतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाओं के प्रारंभ में विभज्योतक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं, परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति। पहला है पार्श्व विभज्योतक, है ना। उसके बाद अंतर्विष्ट विभज्योतक और सबसे ऊपर में शीर्षस्थ विभज्योतक। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया गया है। चलिए मित्रों, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले यहाँ दिया गया विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पहले पढ़ते हैं, जो यहाँ पर 6.2.2 के पहले पॉइंट करके दिया गया है। यहाँ लिखा है, जो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, ब्लैंक स्पेस पाया जाता है। चित्र 6.4 में इस चीज़ को दिखाया गया। यह ऊतक पौधे की सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं। तो चलिए चित्र 6.4 का जो पहला पॉइंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यह रहा चित्र 6.4। इसमें लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक यानी पैरेन्काइमा, अनुप्रस्थ सेक्शन, अनुदैर्ध्य सेक्शन, कोलेनकाइमा सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन, अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन। तो पहला यहाँ पर दिया गया है अंतराकोशिक स्थान। यही है हमारा पहला चित्र जो यहाँ पर जिक्र करने के लिए कहा गया था। चलिए उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, जो कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों का क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक कहा जाता है।
क्लोरेनकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं कैविटीज होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तने और जड़े के पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। चित्र 6.4b में ये चीज़ बताया गया है। तो चलिए चित्र 6.4 का बी भी देख लेते हैं। ये रहा चित्र 6.4 और इसका बी है ये। इसमें लिखा हुआ है अंतराकोशिक स्थान। नहीं, ये तो 1 वाला था, इधर है बी वाला। बी में लिखा हुआ है, देखिए ये भित्ति की मोटाई है, ये केंद्रक है, ये राजधानी है और ये हमारी कोशिका भित्ति है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा का काम है पौधों को कठोर और मजबूत बनाना। ऐसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है जो मान लीजिए वो कौन सा ऊतक है जो पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा। आगे कह रहा है मित्रों यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बने होते हैं वो। इस ऊतक इसी प्रकार इसीलिए वो उतने मजबूत बाहर से दिखाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। लिग्निन क्या है? कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाएं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4c में इस चीज़ को दिखाया गया, वो हम अभी देखेंगे। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है, जो यहाँ पर देखिए लिखा गया। देखिए यहीं पर दिया गया है चित्र 6.4 का सी। स्क्लेरेनकाइमा अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन यह है, जिसमें सरल छिद्र युग्मक यहाँ पर दिखा रहे हैं। संकीर्ण लुमेन इधर है, लिमिट मोटी भित्ति इसका ये दिखाई पड़ रहा है। तो देखा मित्रों हमने स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा। चलिए अब सीधे पहुँचते हैं जटिल अस्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए अब यहाँ क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अब तक हमें एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं। उसके बाद जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? चलिए चित्र 6.3 में देखने का प्रयास करते हैं। चित्र 6.3 कहाँ पर है पहले हम उससे खोजेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र 6.3 दिखाया गया है। तने का सेक्शन है, ठीक है। ये इसका पिथ हो गया, जाइलम है, मज्जा किरण है, प्रोटोजाइलम इसमें दिखा रहा है, मोटोजाइलम दिखा रहा है, मेटाजाइलम, कैम्बियम दिखा रहा है, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉन्ट्रैक्स, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, ये सब आपको ऊतक का पार्ट दिखा रहा है। ट्राइकोम, उसके बाद है म्यूसिलेगिनस, कैनॉल, क्यूट्रिकल, ये सब इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जटिल ऊतक के प्रकार दिखाया है। ये फ्लोएम सेक्शन, फिर आपको यह ट्रेकॉर्ड और यह है हमारा बहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और ये रहा हमारा फ्लोएम और ये है जाइलम। वहाँ एक साथ दिखाया हुआ था, यहाँ सबको अलग अलग करके दिखा दिया है। चलिए उसके बाद अब पढ़ते हैं जंतु ऊतक के बारे में यानी प्लांट टिश्यू। यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम सांस लेते हैं तब हमें जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। यह लिखा है जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। यह हमारा आमाशय यहाँ पर दिखाया गया है। उसका नीचे क्या कर रहा है? चिकने पेशीय रेशे। ये हमारा इसमें केंद्रक है, चिकने पेशीय रेशे हैं और इसकी कोशिकाएं हैं। चलिए अब जंतु ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया और भी है यहाँ पर दिया गया है जो चित्र 6.8 में इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न को हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत चीज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं, वो चीज़ आपको स्मरण रखना होगा, तब जाके यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए एक भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क के उत्सर्जन के लिए पहुँचाता है। रक्त और पेशियों
पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार करते हैं। जंतु ऊतक में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके, जैसे एपिथेलियमी हो गया, एपिथेलियमी टिश्यू, उसका संयोजी ऊतक, संयोजी टिश्यू, फिर पेशीय ऊतक यानी तंत्रिका ऊतक, ये सब हमारे क्या है, जंतु ऊतक के उदाहरण है, प्रकार है। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी और पेशीय ऊतक का भी एक प्रकार है। तो चलिए अब जंतु ऊतक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मित्रों, जंतु ऊतक के प्रकार, पहला एपिथेलियमी ऊतक, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक, यहाँ स्तरित सल्की और आपको यहाँ पर स्तंभाकार, पक्षमाभी और घनाकार और सल्की, इस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में दिया गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजी ऊतकों के प्रकार, एरियोलर ऊतक, वसामय, एडिपोज ऊतक, संहत अस्थि ऊतक, काचाभ स्नायु ऊतक, विभिन्न रक्त कोशिकाएं, जो यहाँ पर आपको चित्र में दी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। संयोजी ऊतक के बाद आप देखेंगे पेशीय ऊतक को, यानी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के बारे में यहाँ पर दिया गया है और मसल टिश्यू के कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। पेशीय ऊतक जिसमें देखिए रेखित पेशी, चिकनी पेशी, कार्डिक, हृदयक पेशी यहाँ पर दिया गया है, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूरॉन टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में यहाँ पर दिया गया है और उसका चित्र फिर यहाँ दिया गया है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई, जिसे आप देख सकते हैं, इसमें तंत्रिका अक्ष, कोशिकाएं, केंद्रक, डेंड्राइट, ये सब उपस्थित होते हैं। इस तरह से हमने मित्रों टिश्यू के चैप्टर को ख़त्म कर लिया। आप अगर इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं और फिर इसे ऑफलाइन घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है हिंदी मीडियम में। अगर इंग्लिश मीडियम चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं। देखिए ये रही इंग्लिश मीडियम की बुक, क्लास 9 साइंस की, और यह है हिंदी मीडियम की बुक। दोनों मिला के मैं पढ़ता हूँ, आप भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।